आज ये है लेक्चर 8 ऑफ जीएसटी सीरीज बेसिक टू एडवांस। आज हम थोड़ा एडवांस की तरफ, या आप कह सकते हैं जीएसटी का थोड़ा मीडियम हार्ड एक टॉपिक, एक यूनिट हम शुरू करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जीएसटी एक्ट का जो बड़ा एक क्रक्स है वो इस चैप्टर में या इस यूनिट में हम कवर करेंगे। तो ये यूनिट बताता है हमें लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। लेवी मतलब कि टैक्स को लगाना और कलेक्शन मतलब उस टैक्स को वसूल करना। तो हम पहले लेवी की तरफ देखते हैं। लेवी मतलब टैक्स को लगाना, और टैक्स तभी लगता है जब एक टैक्सेबल इवेंट अकर होता है। लेवी मतलब एक टैक्स को लगाना। अब एक बात ये भी आती है, हम अगर कलेक्शन और लेवी को साथ में पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक बात ये आती है कि लेवी मतलब हम टैक्स को अप्लाई कर रहे हैं किसी पे लागू कर रहे हैं, और कलेक्शन मतलब जो लागू किया हुआ है हमने या कर रहे हैं उससे जो कलेक्शन है उस टैक्स की वो कलेक्शन हो गया। यहाँ पे किस टैक्स की बात कर रहे हैं? हम जीएसटी की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लेवी को अलग पढ़े, कलेक्शन को अलग पढ़े, तो यहाँ पे हम इस चैप्टर को आसानी से बाइफरकेट करके अच्छी तरह एब्जॉर्व कर सकते हैं। तो लेवी मतलब कि कब हमें टैक्स लगाना है, कब जीएसटी अप्लाई होता है, वो हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। थोड़ी हिस्ट्री क्या मतलब, पास्ट में क्या होता था। पास्ट में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे एक्साइज ड्यूटी थी, दूसरा वैट था, सीएसटी था, कस्टम्स थे, ऐसे करके कुल 17, 18, 20 दुनिया भर के टैक्स ये सारे सब्स्यूम्ड हो चुके हैं। तो मैंने थोड़ा एग्जांपल के लिए एक 4 का मैंने से वो ले लिया। तो अगर हम बात करें कि एक्साइज ड्यूटी कब लगती थी, मतलब एक्साइज ड्यूटी का टैक्सेबल इवेंट कब था, तो ये था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के टाइम पे आपका एक्साइज ड्यूटी लगती थी। वैट लगता था जब आप सप्लाई करते थे गुड्स एंड सर्विसेज की इंट्रास्टेट, मतलब एक ही स्टेट के अंदर। सीएसटी लगता था सेंट्रल सेल टैक्स, जब आप सप्लाई करते थे इंटर सेल, इंटर स्टेट के टाइम पे ये लगता था। कस्टम लगता था इंपोर्ट के टाइम पे। तो यहां पे एक बात यहां आती है कि जब हमारे पास अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम थे एक इनडायरेक्ट टैक्स की हेडिंग में, तो अलग अलग सप्लाई उसके टैक्सेबल इवेंट थे। यहां पे हमें टैक्सेबल इवेंट पे फोकस करना है। टैक्सेबल इवेंट इज लेवी। लेवी मतलब में टैक्स, हमारी जो टैक्स की लाइबिलिटी है वो आएगी कब, अकर कब होगी। तो पास्ट में 17, 18, 20 टैक्सेस थे जो अब सब्स्यूम हो गए हैं। तो अगर हमारे पास अलग अलग टैक्सेस है, ये अलग अलग टैक्सेस है, तो इसकी ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग टैक्सेबल इवेंट होंगे। जैसे एक्साइज का टैक्सेबल इवेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, वैट का इंट्रा स्टेट सप्लाई, सीएसटी का इंटर स्टेट सप्लाई एंड सो ऑन, है ना। अच्छा, अब जीएसटी एक है, तो जीएसटी का एक है, एक ही टैक्स बचा है, तो इसका टैक्सेबल इवेंट भी जारी है कि एक ही होगा। तो टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी होता है सप्लाई। सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट ऑफ जीएसटी। यही समझना है आपको। अब सप्लाई के हम पैरामीटर्स पढ़ेंगे, उसका स्कोप देखेंगे, तो वो बात की बात है। तो टैक्सेबल इवेंट की थोड़ी डेफिनेशन देख ले। टैक्सेबल इवेंट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर the liability
टैक्स। अच्छा, यहाँ पे एक बात, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे टैक्स, कौन से टैक्स की बात कर रहे हैं? जीएसटी की। तो इस टैक्सेबल इवेंट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइबिलिटी ऑफ टैक्स विच टैक्स जीएसटी इज टू बी लिवाइड। मतलब हमें जीएसटी अप्लाई कहां करना है, किस समय करना है, तो वो हमें पता, वो समय और प्लेस तो हमें आगे बताएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई। यहां पे हमें ये समझना है कि लेवी कहां करना है। तो लेवी हमें वहां करना है जहां सप्लाई है। हमें कहां लेवी करना है जीएसटी? जहां गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई है। तो टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? ये फाउंडेशन स्टोन होता है। अगर हमें यही नहीं पता होगा, फाउंडेशन किसका? टैक्स स्ट्रक्चर का। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि टैक्स लगाना कहां है, तो कलेक्शन की तो तुम बात ही छोड़ दो, वो तो फिर टैक्सेशन सिस्टम ही फेल है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको टैक्स लगाना कहां है, तो वो टैक्सेशन सिस्टम का फायदा क्या है? तो हमने यहां पे एक हल्का सा क्रक्स पढ़ा कि जीएसटी में जो टैक्सेबल इवेंट होता है, विच इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लायबिलिटी ऑफ टैक्स इज टू बी लिवाइड, इज सप्लाई। अब यहाँ पे सप्लाई किस चीज की? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और यहाँ पे एक और सवाल आता है, हाँ जी सर, आपने ये तो बता दिया कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट हम अगर एक एक्टिविटी हो रही है तो उसको हम सप्लाई कब कहेंगे? अगर मैं कुछ चीज कर रहा हूं तो क्या मैं इसको सप्लाई बोलूं, क्या मैं इसको सप्लाई ना बोलूं? तो सप्लाई के कुछ कंडीशंस, कुछ पैरामीटर्स हैं। जी हाँ, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। मतलब पैरामीटर्स मतलब कंडीशंस, कब आप एक एक्टिविटी को सप्लाई बोलोगे। हमने ये तो पढ़ लिया कि जीएसटी सप्लाई पे लेवी होगा, किस पे होगा? सप्लाई पे लेवी होगा। बट एक एक्टिविटी या एक ट्रांजैक्शन जो हो रही है, इसको हम सप्लाई कब कहेंगे, ये हमें जानना है। तो एक एक्टिविटी, एक ट्रांजैक्शन सप्लाई तब कहलाएगी उसके एज पर इट्स पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स क्या क्या है? फर्स्ट पैरामीटर क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। समझना थोड़ी बात कि ये तो हमें सप्लाई की डेफिनेशन ही बता देती है कि यहां पे हम बात कर रहे हैं उन चीजों के बारे में जो गुड्स और सर्विसेज है। अगर मैं गुड्स बेच रहा हूं तो वो सप्लाई का पार्ट होगा या नहीं होगा, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। बट यहां पे एक बात ये होती है कि गुड्स और सर्विसेज आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सप्लाई। अब उसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस आ सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। बट हमें यहां पे एक फोकस करनी है कि गुड्स और सप्लाई एक पैरामीटर है, एक कंडीशन है एक सप्लाई कहलाने की। थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड अंडर सप्लाई, फर्स्ट पैरामीटर है गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे थोड़ा हम इसको ब्रीफ करते हैं। गुड्स मतलब एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी चीज जो मूव कर सकती है। लाइक ये पेन, ये पेन को मैं किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं। अगर ये मेरा पेन का बिजनेस है और मैं अगर बेचता हूं तो वो सप्लाई कहलाएगी, क्योंकि इट्स अ मूवेबल गुड, इट्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी। एंड इफ इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड। ठीक है जी। सर्विसेज, सिंपल सी इसमें एक्ट में इसकी वो दी है डेफिनेशन, अदर देन गुड्स, अदर देन गुड्स। हमने यहां पे क्या लिया? एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज अ गुड। और जो उस मूवेबल प्रॉपर्टी या गुड्स के अलावा है वो सारी की सारी सर्विसेज है, विच आर इंटेंजिबल इन नेचर, है ना। तो जो भी हमें, या तो देखो यहां पे क्या क्या आएगी, एक तो इंटेंजिबल जो हमें देख नहीं सकते, लाइक बीपीओ सर्विसेज,
कॉल सेंटर की सर्विसेज। दूसरा, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी सर्विसेज का पार्ट है। भाई हमने ये पढ़ लिया कि मूवेबल प्रॉपर्टी इज गुड्स, तो अदर देन गुड्स मींस अदर देन मूवेबल, सो इमूवेबल आल्सो काउंटेड हियर एंड इंटेंजिबल आल्सो काउंटेड हियर एंड अदर्स एज वेल एंड एक्सेट्रा। अगर आगे फ्यूचर में और भी आ सकती है अदर देन मूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज ओनली टू बी कंसिडर इन सर्विसेज ओनली। अच्छा जी, तो ये एक पैरामीटर हो गया। अच्छा, इसका एक एग्जेम्पशन है, मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटीज, इस पे जीएसटी नहीं लगता क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज या सप्लाई की डेफिनेशन पे नहीं आते। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मनी पे तो अलग ही होगी बात। सिक्योरिटीज की बात, इस पे पहले से एक टैक्स लगता है, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, जिसे हम बोलते हैं एसटीटी। सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स पहले से ही सिक्योरिटीज पे लिवाए हुआ होता है। तो भाई जब टैक्स एक लग गया तो दूसरा टैक्स क्यों लगाना? दूसरी बात, तो जीएसटी का एक नेचर भी है कि वो एक एडवांटेज है कि वो कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाता है। कैस्केडिंग मतलब टैक्स ऑन टैक्स। अगर एक टैक्स लग गया एक जगह तो दूसरी बार उसके बाद टैक्स नहीं लगेगा। अगर इस पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स ऑलरेडी अप्लाइड है तो ऑब्वियस सी बात है उस पर टैक्स वापस से नहीं लगेगा जीएसटी। सो सिक्योरिटीज और मनी आर एग्जेम्पशन और एक्सक्लूडेड इन फ्रॉम द definition of goods and services, क्योंकि money is goods, all right, and services are securities, so they both are differentiated from the definition of goods and services under supply heading of parameters। दूसरा, हम और क्या क्या हमें कंडीशन चाहिए पैरामीटर्स अंडर सप्लाई, एक सप्लाई बोलने के लिए? कंसीडरेशन, समझना, मैं एक पेन की फैक्ट्री बनाता हूं, मैं एक सप्लायर हूं, ये एक रिसिपिएंट है, मैंने इसको 100 पेन दिए, बदले में समय 10 पर ईच दिए 1000 रुपए। तो ये जो 1000 रुपए है ना, ये 1000 रुपए मेरा कंसिडरेशन है। अब समझना, अगर ये कंसिडरेशन ना हो तो मैं टैक्स किस पे लगाऊंगा? तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर कंसिडरेशन ही नहीं है, अगर मैं पैसे ही ना लूं, या हम आगे सप्लाई की देखेंगे, सप्लाई में और क्या क्या आ सकता है, सिर्फ मनी नहीं और भी चीजें आती है इसमें, बट फॉर इंस्टेंस हम मनी ले रहे हैं, अगर मैं पैसे ना लूं, कंसिडरेशन ना लूं, कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है, वो बार्टर में भी हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अगर मैं ना लूं तो मैं टैक्स किस पे लगाऊंगा? मेरे पास कोई अगेंस्ट में वैल्यू होगी नहीं। अच्छा जी, अब यहां पे अगर हम कंसिडरेशन की बात करें तो पहला आता है मनी एंड काइंड। भाई जरूरी थोड़ी ना है मुझे पैसे में लेना है, मैं कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी ले सकता हूं, बैंक के थ्रू भी ले सकता हूं, बार्टर सिस्टम के थ्रू भी ले सकता हूं, डिस्पोजल के थ्रू भी ले सकता हूं। तो ये तरीके बहुत सारे हम स्कोप में देखेंगे। तो सिर्फ मनी नहीं, और भी अलग जो अगर काइंड है उसके हम क्या कर सकते हैं, एज अ कंसिडरेशन उसको मान सकते हैं। अच्छा, सेकंड, अगर हम यहां पे बात करें कि उसको पे कौन करेगा, कंसिडरेशन की बात करें कि अगर मैं एक बंदे को, सपोज करिए कि मैं एक बंदा ए है हु इज अ सप्लायर, और यहाँ पे बी है हु इज अ रिसिपिएंट, मतलब रिसीवर ऑफ दैट गुड। अब अगर ए इसको 100 पेन की कंसाइनमेंट भेज रहा है, जरूरी नहीं है यही कंसिडरेशन देगा, इसका बेटा या इसका फैमिली मैन कोई भी इसको पेमेंट दे सकता है, एंड इट विल बी स्टिल कंसिडर एज कंसिडरेशन। तो बाय any other person, that is other than recipient, अगर वो कंसिडरेशन देता है, it will be still considered as a consideration। ये भी क्लियर हो गया? अच्छा जी, फिर जो आपकी डिपॉजिट्स है वो आपकी पेमेंट बन जाएगी कुछ स्पेशल कॉज में। क्या मतलब? एग्जाम्पल, बहुत बड़े एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल है रेंटल पेमेंट्स।
सपोज करो कि एक ही एक बंदा है, ये बंदा बी को सीख करता है और बोलता है कि मुझे रेंट पे तुम्हारा एक कमरा चाहिए। बी इसको बोलता है कि आप मुझे 10,000 रुपए पर मंथ है, बट आप मुझे क्या करो 1,00,000 रुपए एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। यहां पे ध्यान रखना ये क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये डिपॉजिट वही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दो और आपको ये क्या कर दूंगा मैं, रिफंड कर दूंगा एक टाइम के बाद जब आप छोड़ के जाओगे और अपने ड्यूज पे कर दोगे। क्या हुआ, एक आया चलो ठीक है, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना, 6 महीने, 6 महीने इसे घर पे रहा और इसने इसकी पेमेंट जो 10,000 रुपए पर महीने थी नहीं दी, मतलब 60,000 रुपए इसने उसके डिफॉल्ट कर दिए और भाग के चला गया। अब ये क्या करेगा, जो बी है, बी वसूल लेगा इस डिपॉजिट से। दैट मीन्स ये डिपॉजिट उसका क्या बन जाएगा, उसका बन जाएगा पेमेंट, एंड दिस पेमेंट इट विल बी स्टिल कंसिडर एज कंसिडरेशन, और इस पे टैक्स दैट इज जीएसटी डिवाइड होगा, बिकॉज इट्स अ सप्लाई। ऑलराइट, और ये तभी कहलाएगा जब उसके पास कोई चारा ना हो। अगर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ा हुआ है, वो 10,000 रुपए महीना दे रहा है, तो 10,000 ही आपका क्या रहेगा, एक कंसिडरेशन रहेगा, ठीक है। तीसरा है इन द फर्दरेंस और कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका क्या मतलब है, समझना, जो आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, कुछ भी आप चीज बेच रहे हो, दैट शुड ओनली बी फॉर द पर्पज ऑफ योर बिजनेस। ऐसा नहीं कि 10 रुपए की चीज ला रहे हो किसी और को बेच रहे हो, दैट वोंट बी कंसिडर एज योर सप्लाई। फर्दरेंस मतलब कि वो बार बार आप वो एक्टिविटी कर रहे हो। कोर्स ऑफ बिजनेस दैट इज योर पार्ट ऑफ योर बिजनेस। लाइक अगर मैं डेली उठ रहा हूं, मेरी अगर एक दुकान है, तो मैं वहां पे सामान फर्दरेंस मतलब बार बार बेच रहा हूं, और वो मेरा एक बिजनेस का एक कोर्स है कि मेरा ये एक्टिविटी है, एक ऐसा नेचर है कि मैं बार बार उस गुड्स को बेच रहा हूं उसी जगह पे जाके या किसी और जगह पे जाके। मतलब वो रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी बेच लिया और ये हो गई सप्लाई, ये सप्लाई नहीं कहलाएगी। अच्छा, ये तो कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया। फर्दरेंस की बात मैं आपको बताऊं, फर्दरेंस सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं एक क्लॉथ फैक्ट्री का। एक क्लॉथ फैक्ट्री शर्ट्स बनाती है और जो शर्ट बेचती है, दैट इट्स अ कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर वो उसको बेचेगी तो वो बिजनेस का उसका पार्ट है। फर्दरेंस की बात देखिए हम, अब सपोज करिए उस क्लॉथ में से कुछ बच गया, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसको रिसाइकिल करके उसको रद्दी के भाव बेच दिया, उसको बेच दिया। जो उसका रेसिड्यू बचा था, छोटा मोटा टुकड़ा बचा था, जो जिससे इसकी शर्ट नहीं बनी थी, साइड साइड के टुकड़े रह गए थे, उसको बेच दिया रद्दी के भाव। तो जो रद्दी के भाव बेचा वो भी उसका फर्दरेंस ऑफ बिजनेस या कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है, और उस पे भी टैक्स लगेगा। ये बोलती है आपका जीएसटी एक्ट। तो ये भी क्लियर हो गया। फोर्थ आता है आपका टैक्सेबल सप्लाई बाय अ टैक्सेबल पर्सन। फोर्थ टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई का क्या मतलब है कि समझना, आपके पास क्या है, कुछ बैंड्स हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अगर आप कुछ ऐसी चीजें बेच रहे हो जो 0% के बैंड में आता है, तो टैक्सेबल सप्लाई नहीं होगी। दूसरा, आप कुछ नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो वो भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं होगी। तो टैक्सेबल सप्लाई वही होगी जो उस बैंड के अंदर है और फर्दरेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ बिजनेस के लिए हो। फिफ्थ, तो वो एक सप्लाई कहलाएगी। फिफ्थ, टू अ बाय अ टैक्सेबल पर्सन। ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जीएसटी कौन अप्लाई करेगा? जीएसटी कौन लेवी कर सकता है? जो एक टैक्सेबल पर्सन हो, जिसके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो, उसके अलावा तो कोई नहीं कर सकता ना। तो बाय टैक्सेबल पर्सन। अच्छा याद रखना यहाँ पे बात, ये जो टैक्सेबल पर्सन है, ये रजिस्टर्ड पर्सन को भी सप्लाई कर सकता है, अनरजिस्टर्ड को भी सप्लाई कर सकता है।
ऐसा नहीं है कि जिसको वो सप्लाई कर रहा है वो रजिस्टर्ड पर्सन ही होना चाहिए। बस जो सप्लाई कर रहा है, सपोज करो ये सप्लायर हुआ, ये रिसिपिएंट है, सप्लायर होना चाहिए टैक्सेबल पर्सन, और रिसिपिएंट जो उसको रिसीव कर रहा है दैट कुड बी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पर्सन, इट डजंट मैटर। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। तो कुछ ये 5 पैरामीटर्स थे जो सप्लाई बताते हैं। आज हमने पैरामीटर्स को कंप्लीट किया। कल हम देखेंगे स्कोप ऑफ सप्लाई, एक ट्रिक बताऊंगा इसमें, बहुत इजी ट्रिक है। फिर प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, इसको कवर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगली आएगी कल।